Hi viewers, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are going to learn about repurchase agreements, that is a part of step number 5 revenue recognition. तो आज हम रीपर्चेज एग्रीमेंट्स को देखेंगे और इसको समझेंगे बेसिकली ये है क्या। इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड के कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या होती है। स्टेप नंबर 5 को हमने थोड़ा बहुत और देखा था, तो आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कम्युनिटी वॉल के ऊपर बहुत यूजफुल मटेरियल शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम रिलेटेड होते हैं, एग्जाम के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, वो शेयर करता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आए शुरू करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट्स और इसको समझते हैं। जी, तो रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि सेल करने के बाद दोबारा खरीदना, सेल करने के बाद दोबारा परचेज करना। ठीक है, इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैश बोरोवर है। अच्छा, रीपर्चेज एग्रीमेंट का मेन पर्पस जो होता है वो कैश की नीड होता है। कैश की नीड होती है और आपको एसिड की भी नीड होती है, दोनों चीजों की नीड होती है। मतलब एसिड आप बेचना भी नहीं चाह रहे लेकिन आपको कैश की नीड है, तो आप क्या करेंगे, तो रीपर्चेज एग्रीमेंट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ मॉर्टगेज, कि आपको पैसे चाहिए लेकिन आप रीपर्चेज एग्रीमेंट करके आपके पास एसिड भी आ जाएगा और कैश भी आ जाएगा। कैसे? ये बोरोवर था जिसको कैश की नीड है, और ये लेंडर है जो कि आपको पैसे देगा। तो इसने क्या किया, रीपर्चेज एग्रीमेंट इससे कर लिया। कैसे? गिव गिव कैश टेक सिक्योरिटीज। क्या बोला है? गिव कैश टू टेक सिक्योरिटी। इसने इसको बोला कि तुम मुझे पैसे दो और सिक्योरिटी ले लो, यानी कि एसेट मुझसे ले लो। आई विल बाय सिक्योरिटीज बैक। इधर इसने बैंक लिखा है, बैंक, ये बैंक भी दोनों हो सकते हैं और कभी ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, दोनों बैंक भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको समझ लें कि ये इंडिविजुअल है जो कि कोलेटरल प्रोवाइडर है। ये इंडिविजुअल है जो कह रहा है कि आप मेरा फॉर एग्जांपल एसेट घर जो है गिरवी रख लें, मॉर्टगेज पे रख लें, और आप जो है मुझे पैसे दे दें। मैं एक दिन बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा और अपना एसेट वापस ले लूंगा। तो इसने क्या किया, टेक कैश गिव सिक्योरिटी। इसने जो है ये क्या करेगा, कैश वापस लेगा। आई विल सेल सिक्योरिटीज बैक, और ये सिक्योरिटीज को वापस दे देगा। तो दैट इज अ बेसिकली एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नॉर्मली ये बैंक के साथ होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक तरह की लोन भी आप इसको कह सकते हैं, एक तरह का लोन। शॉर्ट टर्म लोन अगर एक दो दिन के लिए हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म लोन है। अगर आपको पैसों की भी जरूरत है और एसेट की भी जरूरत है, दोनों में, तो आप क्या करते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। क्यों? क्योंकि होता होना तो इसको IFRS 9 के साथ चाहिए, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्योंकि IFRS 9 का तो नहीं, मतलब एक तरह की डेट सिक्योरिटी है, तो हो सकता है उसमें उसकी क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाली चीजें इसके साथ अप्लाई हो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर सेलिंग हो रही है, बेच रहा है और देन परचेज कर रहा है, इस वजह से ये IFRS 15 का पार्ट है। तो आए इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट इज वेन एन एंटी सेल्स एन एंटेड एसेट बट रिटेन्स अ राइट टू रीपर्चेज द एसेट। सही है, वो परचेज करेगा, ये एग्रीमेंट है, फॉर्मल एग्रीमेंट है। दिस इज ऑफन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सेल बट एज अ सिक्योर लोन अगेंस्ट द एसेट, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंडिकेशन दैट दिस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल में इंक्लूड, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगेन मैं इसको रेड हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ, ये याद कर लीजिएगा। इस तरह के जो पॉइंटर्स होते हैं आप लोग जरूर याद कर लिया करें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मस्ट लर्न, इस तरह की याद कर लिया करें छोटे छोटे पॉइंट्स, इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम के अंदर। आपको क्योंकि हर चीज तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के पॉइंटर्स, इस तरह के जो क्राइटेरियाज हैं, इस तरह के कुछ इंडिकेशंस हैं, वो आप याद कर लिया करें। अच्छा, क्या है इंडिकेशंस? सेल इज बिलो फेयर वैल्यू। सेल अगर बिलो फेयर वैल्यू हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हो सकता है। ऑप्शन टू, रीपर्चेज बिलो द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू से बिलो है। एंटिटी कंटिन्यूज टू यूज द एसेट, एंटिटी अभी तक यूज कर रही है, इवन उसने सेल कर दिया तब भी यूज कर रही है, तो हो सकता है ये रीपर्चेज एग्रीमेंट हो। एंटिटी कंटिन्यूज टू होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द ओनरशिप ऑफ द एसेट, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं,
सेल इज टू अ बैंक और अ फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हो रही है। तो दीज आर बेसिकली द इंडिकेशंस ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। अगर इस तरह का कोई भी पॉइंट आपको अगर एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई होता है तो आपको, क्योंकि वो क्लियरली नहीं बताएगा, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री हो, रीपर्चेज एग्रीमेंट हो, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिल एंड अरेंजमेंट्स, जो कि अगेन सॉरी रेवेन्यू रिकग्निशन का पार्ट है। तो वो आपको क्लियरली लिख कर नहीं बताएगा कि टॉपिक कौन सा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है ड्यू टू फ्रॉम दी सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया एंड इंडिकेशंस। तो आपने ये जरूर याद कर लेने हैं और इन इंडिकेशन से आइडेंटिफाई करना है। तो आए एक एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। आर्ट आर्टग्लेन आर्टग्लेन कह लें इसको, आर्टग्लेन कह लें, sells its manufacturing inventory with a cost of $1 million to Alba, a bank। देखें बैंक किसने इन्वॉल्व किया, क्योंकि नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, हो सकता है इंडिविजुअल में भी, लेकिन नॉर्मली 98% आप कह लेंगे, 99% कह लें, इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वही इस तरह से आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है कोलेटरल के बेसिस पे। For its fair value $1.5 million on January 1st, 2011, Arglan has the option to repurchase the inventory on 31st December 2018, 8 साल बाद, for $2.2 million। सही है, 2.2 मिलियन का ये परचेज कर सकता है। तो एक और इंडिकेशन, दो इंडिकेशन हो गए हैं। Arglan will continue to hold the inventory within its warehouse as normal throughout the period। एक और इंडिकेशन ये रीपरचेज एग्रीमेंट है। And is so is responsible for its maintenance and insurance। यानी कि रिस्क एंड अवार्ड दोनों ही इसके हैं, कंट्रोल भी इसके पास ही है, क्योंकि ये मेंटेनेंस मेंटेन कर रहा है। At 31st December 2018, the inventory is expected to have a fair value of 4 million। कितने पे कर रहा है रीपरचेज? 2.2 पे, और फेयर वैल्यू कितनी है? 4 मिलियन। ये एक और इंडिकेशन है। यहाँ तक ये लग रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ तक ये लग रहा था कि ये मीट नहीं हो रहा, लेकिन हमने जब लास्ट लाइन पढ़ी है तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये इवन बिलो फेयर वैल्यू एज वेल है, क्योंकि इसमें आप ऊपर जाके देखें तो ये पॉइंट भी था कि बिलो फेयर वैल्यू होना चाहिए, सेल इज बिलो फेयर वैल्यू, और एक्सपेक्टेड रीपरचेज जो प्राइस है वो भी बिलो फेयर वैल्यू है। अच्छा, पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है गिविंग रीजन शो हाउ आर्गलैंड शुड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2011। 11 में कैसे रिकॉर्ड होगा, यानी जिस साल इसने बेचा है। तो आए इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, वीडियो के अंदर टाइम बस कम होता है, मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ सोल्यूशन ऑलरेडी लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आए सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। अल्बा फेसेस द मिनिमल रिस्क ऑफ फॉलिंग इन्वेंट्री रिटेल वैल्यूज। आर्गलैंड कंटिन्यूज टू इंश्योर एंड मेंटेन द इन्वेंट्री। सही है जी। आर्गलैंड विल बेनिफिट फ्रॉम एनी इंक्रीज इन वैल्यू which seem high likely to occur, कि बढ़ेगी भी, उसको लग रहा है कि इसमें बढ़ेगी भी। Argland should not recognize the inventory but should continue to recognize it as an asset in the statement of financial position, यानी कि बैलेंस शीट। This transaction is in substance a secured loan। मॉर्गेज है, एक तरह का सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं इसको, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी आप उसको ले रहे हैं। विद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.7। कैसे? 2.2 मिलियन पे उसका हुआ था, इसकी कॉस्ट 1.5 मिलियन थी, आप जाके देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, कॉस्ट की 1.5 मिलियन थी, ये रही, और इट्स फेयर वैल्यू 1.5 मिलियन, और रीपर्चेज कितने बताया? 2.5, सॉरी। तो ये 1.5 पे जो है ले रहा है, और 2.2 पे रीपर्चेज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.7 बेसिकली इसका कमीशन है, जो कि हम इस एग्जांपल से अगर इसको कनेक्ट करें तो बेसिकली ये इसका कमीशन, एक तरह के मार्जिन है इसका। मार्जिन ही है, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है जो इंटरेस्ट बैंक नॉर्मली चार्ज कर रहे होते हैं। सही, मार्जिन है इन अदर वर्ड्स। सही। अच्छा, 2.2 मिलियन माइनस 1.5 मिलियन ओवर द 8-year पीरियड। द रिसिप्ट of sale proceeds should therefore be recognized as a non-current liability loan with interest charged each year on the outstanding amount. The effective interest rate is approximately 5%। 5% effective interest rate है जिसकी बेसिस पे इन्होंने ये कैलकुलेट किया है। इफेक्टिवली ये 5% बन रहा है, जो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो
दिस वॉज द रीपर्चेज एग्रीमेंट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं बिल एंड होल अरेंजमेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेप नंबर 5 में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, एंड देन उसके बाद हम बिल एंड होल अरेंजमेंट जब कर लेंगे उसके बाद जाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो वीडियोस को फॉलो करते रहें। टिल देन गुड बाय, अल्लाह।